नेहा ने धीर को पुचकारते हुए उससे काफ़ी बातें निकलवा ली थीं। मसलन किस तरह रजनीश और नन्ही मिले, फिर शादी किन हालात में हुई, नन्ही का आज अचानक रजनीश के कमरे में शिफ्ट होना, उसके पेरेंट्स का रजनीश के घर में रहना और धीर के मन में नन्ही के प्रति नाराज़गी। मासी, मैं नन्ही मैम को कभी अपनी मम्मी की जगह लेने नहीं दूंगा। धीर फपक फपक कर रो रहा था। नेहा उसे अंदर कमरे में ले आई थी। उसने धीर का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। धीर बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारे लिए संगीता की जगह किसी और को देखना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि जब सुधा आंटी ने मुझे रजनीश संग शादी करने को फोर्स किया तो मेरा पहला ख्याल यही था कि शायद मुझे तुम संगीता की जगह आराम से दे सकोगे, क्योंकि हम बेस्टी थे और संगीता अक्सर कहती भी थी कि तू मेरे बच्चों की दूसरी माँ है। नेहा ने जानबूझकर धीर को अपने रिश्ते की बात बताई। तो फिर आपने पापा से शादी क्यों नहीं की? धीर उत्सुकता से बोला। शायद नेहा को स्वीकार करना उसे ज़्यादा सहज लग रहा था, क्योंकि इस नंदिनी ने एक साजिश करके रजनीश को शादी के लिए मजबूर कर लिया। शरण्या और पाखी की दोस्ती भी एक साजिश का हिस्सा है। और बेटा, मैं तुम दोनों भाई बहन को जहाँ निष्पक्ष प्यार देती, वहीं नन्ही को देखना तुम। वो हमेशा अपने बच्चों को आगे रखेगी और तुम दोनों का हक अपनी बेटियों को दिला देंगी। हाथ मलते रह जाओगे तुम दोनों। नेहा धीर पर झूठी ममता दर्शाती बोल रही थी। धीर गहरी सोच में डूब गया। उसे गंभीरता से सोच में डूबा देखकर नेहा ने एक और बार धीर के दिल दिमाग पर कर दिया। माना कि तुम छोटे होने की वजह से शादी का विरोध नहीं कर पाए, मगर अभी भी तुम चाहो तो नन्ही को बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। नेहा एक एक शब्द बहुत तोलकर बोल रही थी। कैसे? धीर ने बहुत हौले से पूछा। दैट्स लाइक माई गुड बॉय। नेहा मनी मन मुस्काई और फिर धीर को ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स समझाने लगी। धीर ने चलते चलते फिर से नेहा को गले लगाया और फिर संगीता की तस्वीर की ओर देखकर बोला, ये आपकी सच्ची बेस्टी है मम्मी। ये आज भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। धीर के शब्द सुनकर नेहा ने उसे दोबारा गले लगा लिया और संगीता की तस्वीर की तरफ कुटिल मुस्कान बिखेरती बुदबुदाई, है ना बेस्टी? जल्द ही मेहमान विदा होने लगे। सुधा जी, गीता बुआ, आशा जी और दीनानाथ जी खाना खाकर सोने चले गए। रजनीश और श्यामल स्टडी रूम में थे और राधिका, नन्ही और नेहा बाहर पोर्च में बैठी उन दोनों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। राधिका और नेहा नन्ही को संगीता रजनीश की लव स्टोरी सुना रही थी, जिसे सुनकर नन्ही ऊपर से भले ही मुस्कुरा रही थी पर मनी मन रस्क खा रही थी। कितनी नसीबों वाली थी संगीता जी, जिन्हें मिस्टर मल्होत्रा से इतनी बेपनाह मोहब्बत मिली। मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा भगवान ने ये प्यार का पन्ना? मैं शायद ज़िंदगी भर प्यार की एक बूंद के लिए तरसती ही रहूँगी, एकदम पपीहे की तरह। नन्ही, राधिका की आवाज़ से नन्ही यथार्थ में लौटी। नेहा वहाँ नहीं थी और राधिका नन्ही से कुछ कह रही थी। नन्ही, थोड़ा वक्त दो अपने इस नए रिश्ते को। रजनीश थोड़ा रिजर्व है स्वभाव से, पर दिल का बहुत अच्छा है मेरा भाई। तुम्हें एकदम रानी बनाकर रखेगा वो। रानी? नहीं, नहीं बनना मुझे रानी। एक बार बन चुकी हूँ मैं एक राजघराने की रानी। नफरत है मुझे इस रानी महारानी के खेल से। नन्ही मुँह से तो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से कुछ मोती यकायक झरने लगे। रजनीश, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? नन्ही की आंखों में आंसू। देखो, अब जब तुम इस रिश्ते में बंध ही चुके हो तो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करो। कौन कहेगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो? परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, अब यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है मेरे भाई। अब पिछली बातें भुलाकर अपनी नई कहानी बुनो। स्टडी की खिड़की से बाहर देखते हुए श्यामल रजनीश को समझा रहे थे। जीजाजी, रजनीश का संक्षिप्त उत्तर आया। इन मैडम का सही हिसाब किताब है। खुद ही कुछ भी कह दिया और खुद ही रोकर भी दिखा दिया। श्यामल, राधिका और नेहा ने भी वहाँ से विदा ली। नेहा ने चलते चलते धीर को थम्सअप का इशारा किया और रजनीश से नन्ही को किटी में भेजने की रिक्वेस्ट भी कर डाली। रजनीश अपने कमरे में सोने चले गए और नन्ही ने तीनों बच्चों के कपड़े बदलवाए और उन्हें सुलाकर कमरे में ही टहलने लगी। क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए? मिस्टर मल्होत्रा अभी तक तो सो चुके होंगे। मेरे जाने से उनकी नींद खराब हो जाएगी। यही सब सोचती वो तानी के साथ लेटने ही वाली थी कि सुधा जी अंदर आ गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो नन्ही? सुधा जी की आवाज़ सुनकर नन्ही सतर्क हो गई। मैं कमरा समेट रही थी माँ। नन्ही के मुंह से माँ सुनकर सुधा जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आज नन्ही ने उन्हें पहली बार माँ कहा था। बेटा, तुम कमरा छोड़ो और जाकर आराम करो। सुबह से फिर तुम्हें स्कूल की भाग दौड़ लग जाएगी। सुधा जी की बात सुनकर नन्ही नर्वस हो गई और अपना निचला होठ चबाने लगी। अब तक मिस्टर मल्होत्रा सो चुके होंगे। मेरे जाने से उनकी नींद खराब। नन्ही ने टालने की कोशिश की।
अभी नहीं सोया होगा वो, तुम ऊपर जाओ। तुम्हें नहीं पता, अगर जीजी ने तुम्हें अलग सोते देख लिया तो प्रलय आ जाएगी घर में। इतना खुला खुला बोलती हैं ना वो कि फिर तुम्हें क्या बताऊँ। सुधा जी की वार्निंग सुनकर नन्ही ने अपना सिर पीट लिया। अपनी साड़ी उंगली पर लपेटते हुए वो कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और थोड़ी देर इधर उधर ताकने के बाद कमरे के अंदर घुस गई। रजनीश कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आया तो सामने अचकचाई सी नन्ही खड़ी थी। वो थोड़ा शर्माई सी कमरे की दीवार ताक रही थी। सिट, मैंने ऊपर कुछ नहीं डाला हुआ है। रजनीश ने फटाफट अलमारी से टी शर्ट निकाली और पहनते हुए तपन की सुबह कही बातें याद करने लगा। यार, तू उसकी कही एक बात को दिल से लगा कर बैठ गया है। इस एक बात का तू मतलब भी तो समझ। मैं ठरकी हूँ क्या यार? रजनीश ने झुंझलाकर अपने बाल समेटे थे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। तू अपने मेल ईगो पर इतना डूब गया है कि तू सिक्के का दूसरा पहलू समझ ही नहीं पा रहा है। देख भाई, तुझे नहीं पता है कि उसका अतीत क्या है। इतनी जल्दबाजी में सब होता गया कि हम ये भी नहीं जानते कि वो डिवोर्सी है या विधवा। तपन के इस वाक्य ने उसका सारा गुस्सा ठंडा कर दिया था। सच ही तो कह रहा है तपन। उसके अपनी पिछली शादी से कुछ अनुभव रहे होंगे और वो उन्हीं के आधार पर शायद उससे बात करने आई थी, मगर वो अपने मेल ईगो के आगे इसका तात्पर्य समझ नहीं पाया। हो सकता है कि उसके पहले पति ने उसे इतना प्यार दिया हो कि वो उसकी जगह किसी और को दे ना पा रही हो, या ये भी हो सकता है कि उसके अनुभव कुछ कड़वे रहे हों अपनी पिछली शादी से, जो वो इस उनसे उबर नहीं पाई है अभी तक। पहले हमें आपस में बात करके एक दूसरे को समझना पड़ेगा। सटाक सटाक सटाक, नन्ही के कानों में इतनी देर से बस यही आवाज़ गूंज रही थी। तलवार, कैंडल स्टैंड, चाबुक, एशट्रे, शराब की बोतलें, यही सारी चीज़ें उसकी आंखों के आगे नाच रही थीं। यहाँ इस कमरे में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था, पर उस कमरे में भी प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिखता था, लेकिन रात होते ही सारा कुछ प्रकट हो जाता था। विशेष की अपनी अलग ही फैंटेसी थी। हर दिन कुछ अलग करना, कुछ नया भी। उसे मतलब नहीं था कि नन्ही पर क्या बीतती होगी। वो अपने ख्वाब पूरे करने में मशरूफ़ रहता था। नन्ही, रजनीश जब टी शर्ट पहनकर बाहर आया तो पसीने में लथपथ नन्ही को किसी विचार में तल्लीन देखकर हैरान रह गया। नन्ही बस इतना ही कह सकी। तुम अब तक खड़ी हुई हो, जस्ट बी कंफर्टेबल। तुम्हारा सामान अंदर ड्रेसिंग रूम में रखवा दिया है, फुर्सत में अलमारी लगा लेना। अभी बस चेंज कर लो और सो जाओ, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बिजी रहा है। नन्ही बड़ा हिचकती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जब तक वो कपड़े बदल कर आई, रजनी से एक चादर और तकिया लेकर सोफे पर करवट लेकर लेट चुका था। नन्ही ने गहरी सांस छोड़ी और बेड पर बैठ गई। अब उसने ध्यान से देखा। उस टू सीटर सोफे में लगभग 6 फीट लंबे मिस्टर मल्होत्रा बड़े स्ट्रगल से फिट हुए थे। पाँव पेट में फंसाकर उन्होंने अपनी गर्दन भी आगे की तरफ मोड़ रखी थी। सुबह तक अगर इसी पोजीशन में लेटे रहते तो सर्वाइकल पेन होना पक्का। मिस्टर मल्होत्रा, नन्ही ने बहुत डरते हुए उन्हें आवाज़ लगाई। रजनी अभी तक जाग रहा था। उसे इस पोजीशन में नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी। वो, आप बेड पर लेट जाइए, सोफे पर मैं सो जाती हूँ। नन्ही कुछ हिचकते हुए रजनीश को प्रस्ताव दिया। नींद तो तुम्हें भी नहीं आएगी इस छोटे से सोफे पर, तो क्या फ़ायदा। तुम बेड पर सो जाओ, मैं ठीक हूँ यहीं। रजनीश ने फीका सा जवाब दिया और फिर लेटने का उपक्रम करने लगा। आपको सर्वाइकल ना हो जाए। आप इधर। नन्ही को उसका तुड़ा मुड़ा पोस्चर देखकर तरस आ रहा था। नन्ही, अगर सच में तुम मेरे लिए चिंतित हो तो फिर एक ही रास्ता है। रजनीश ने नन्ही की आंखों में झांककर उसके चेहरे के हर भाव को पढ़ते हुए अपना एक एक शब्द कहा। जी, संक्षिप्त सा जवाब मिला। नन्ही, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हम दोस्ती से शुरुआत करते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह, रूममेट्स की तरह बेड शेयर कर सकते हैं। बस यही एक तरीका है दोनों की कमर और गर्दन बचाने का। रजनीश के ऑफर पर पहले तो नन्ही झिझकी, फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मैं पहले ही एक बार मिस्टर मल्होत्रा को गलत समझ चुकी हूँ। अब मुझे उन पर थोड़ा सा विश्वास करना ही होगा। हर मर्द विशेष जैसा नहीं होता। नन्ही यही सब सोचती हुई पलंग के एक तरफ जाकर बैठ गई और रजनीश उठकर दूसरी तरफ लेट गए। भले ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ पीठ फेर ली थी, मगर कई सालों बाद वो दोनों ही अपना पलंग किसी से शेयर कर रहे थे, और इसी उत्साह में कहें या एंजाइटी में दोनों की आंखों से नींद गायब रही। सुबह नाश्ते की टेबल पर धीर ने अलग हंगामा खड़ा कर दिया। क्या है ये सब? मुझे नहीं खाना ये फैंसी नाश्ता। दादी, मेरे लिए तो आप कुछ भी सादा सा बना दो, जैसा आप अभी तक बनाते आए हो, और लंच में भी आप मुझे आलू पराठा ही रखना। ये पास्ता या नूडल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीर ने आज नन्ही का बनाया नाश्ता भी नहीं खाया और टिफ़िन ले जाने से भी इनकार कर दिया।
बेचारी सुधा जी मन मारकर रसोई में गर्मी और धीर के लिए सब कुछ नए सिरे से बनाने लगी। ये तो बस शुरुआत है नन्ही मैम, आप देखना आपको अपनी मम्मी के रूम से बाहर निकलने में मैं और क्या क्या करता हूँ। धीर मन ही मन नेहा के बताए सारे टिक दोहरा रहा था। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कहानी कैसी लग रही है? क्या धीर नन्ही को अपना पाएगा या धीर नेहा की बातों में आकर कोई बड़ा कदम उठा लेगा? इन सभी बातों का जवाब आपको आगे कहानी में मिलेगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। कहानी लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।